हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग मंथली करंट अफेयर कवर करने जा रहे हैं। सितंबर 2024 का ये पूरा जो है एक मंथ का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऐसे ही लगातार कंटेंट आते रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग विजन आईएएस की जो मंथली आती है, जो कि ओपन एक मैगजीन है, उसको हम लोग कवर करेंगे। ये काफ़ी अच्छी बुक हो जाती है यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एंड आजकल तो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जैसे कि बीपीएससी में हो गया, इसके अलावा यूपी पीएससी में। ठीक है, और भी जो भी दूसरे अदर स्टेट की आप तैयारी करते हो या यूपीएससी की तैयारी करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल लेने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि क्या क्या इसमें आपको मिलता है। तो करंट अफेयर है, ये फाउंडेशन कोर्स इनका रहता है। आई एम नॉट गोइंग टू एडवर्टाइज देम। अपना मकसद है कि हम लोग इसके सोर्स को कवर करें और अपना बेनिफिट लें हमारे मार्क्स फेचिंग में। टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट में वी कैन सी दैट वी आर गोइंग टू कवर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो है कंटेंट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। फिर इंटरनेशनल रिलेशन, एंड देन इंटरनेशनल रिलेशन के बाद आपको इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद थर्ड पे आता है इधर आपका, थर्ड पे इकोनॉमी। एंड ओवरऑल कंप्लीट जो है जितने सब्जेक्ट्स हैं उनका पैकेज है। इकोनॉमी के बाद सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आएगा, सोशल इश्यूज आएंगे, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, एथिक्स वगैरह सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में, मास्टर वीडियो में इसको कवर कर दिया जाए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस में देखेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में विल कवर इनिशियली वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्यों न्यूज में आया? क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है इसको, इसके रिकमेंडेशन को, जो कि रामनाथ कोविंद साहब ने ये रिकमेंडेशन दी थी। एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई थी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि साइमल्टेनियस जो है इलेक्शन कराया जाए, साइमल्टेनियस इलेक्शन कराया जाए, इसके लिए ये लाया गया है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि एक ही दिन में सारा जो है इलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ही दिन में सारा नहीं होता है, तो कह सकते हैं कि, बट हाँ, मैक्सिमम कोशिश किया जाता है कि सारे जो है फेजेस में एक ही बार में कर लिया जाए, एक ही दिन में नहीं, बट कोशिश किया जाता है कि एक बार में कर लिया जाए। सो अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बताऊं तो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो होते हैं, पॉपुलरली इट इज नोन वन नेशन वन इलेक्शन भी कहा जाता है इसको। दैट मीन्स होल्डिंग इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। लोकसभा का इलेक्शन यानी कि एक साथ एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे वो जितने भी स्टेट हों, उनके जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है प्लस लोकसभा जो है एक साथ में करा दिया जाए। एंड लोकल बॉडीज भी इसमें, जो जैसे कि म्यूनसिपालिटी, ठीक है, प्लस पंचायती राज के जो पंचायत के इलेक्शन है उनको भी साथ में करा दिया जाए। इट डू नॉट मीन दैट वोटिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर ऑल इलेक्शन नीड्स टू हैपन ऑन अ सिंगल डे। इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा, बट हाँ, कोशिश रहता है कि साइमल्टेनियस कराया जाए, ठीक है, एक दिन नहीं, 10 दिन, 50 दिन, जो भी लगे। साइमल्टेनियस इलेक्शंस भारत में ऐसा नहीं कि पहली बार कोई इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, ये होता रहा है। जैसे कि ये 1951-52 में साइमल्टेनियस इलेक्शन ही हुआ था, उसके बाद 1957 में, 1962 में, 1967 में। इसके बाद जो है ये साइकिल डिसरप्ट हो गया, जबकि स्टेट की असेंबली जो है प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होने लग गई थी कि 5 साल इनका कंप्लीट हुआ नहीं, स्टेट की असेंबली इलेक्शन जो है असेंबली डिसॉल्व होने लग गई। तो उनका पीरियड चेंज होने की वजह से जो है साइमल्टेनियस जो सिस्टम चल रहा था वो डिसरप्ट हो गया 1968-69 के लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है। तो अब जो है नीड एक देखने को मिल रही है कि हाँ भाई कराया जाए। तो क्या नीड है? नीड कुछ कारणों की वजह से है, जैसे कि
गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट पहला मुद्दा है। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो होते हैं वो डिले करते हैं डेवलपमेंटल प्रोग्रेस को, प्रोग्राम्स को, क्योंकि मान लो कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, अब वहाँ पे जो है फोकस सरकार का वहाँ से डाइवर्ट होके जो है इलेक्शन उसके कैंपेनिंग वगैरह पे चला जाता है, इलेक्शन उसके कैंपेनिंग पे चला जाता है, और कई सरकार तो एक प्रोग्राम को छोड़ के दूसरे प्रोग्राम पे जंप करती रहती हैं, ठीक है, और डिले होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से। फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। कैसे? क्योंकि जो काम एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को, वो उस समय करता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां जो है सारा अपना जो है एफर्ट जो है इलेक्शन को जीतने में लगा देती हैं। इन्वेस्टमेंट भी जो है अफेक्ट करता है। डिसीजंस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिफर्ड इकोनॉमिक डिसीजंस जो है होते हैं, ठीक है। ओके तो कह रहा है कि कंडक्टिंग इलेक्शंस टू ऑल थ्री टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट टुगेदर वुड अवॉइड डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन्स and production cycles due to migrant workers seeking leave of options to cast their vote। कई बार क्या होता है कि जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं, जब वोटिंग होती है तो अपना काम वहाँ का छोड़ के वो आते हैं इलेक्शन के लिए, कई बार आते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन जो आप ये जान लो, ये आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि भारत में जो असली इलेक्शन में जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो लोअर कास्ट और लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग होते हैं। जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो तो ज़्यादातर पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। देन इसके बाद कह रहा है कि हाई फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस वुड रिड्यूस द मैसिव एक्सपेंडिचर। अब एक इलेक्शन में कितनी मशीनरी लग जाती है, बहुत सारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना रहता है, तो ह्यूमन रिसोर्स अगला देख लो वही है, पैसा काफ़ी लगाना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पूरा भाग दौड़ करती है तब जाके संभव हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपका कह सकते हैं कि फाइनेंशियल बर्डन रहता है। अगला देखिए वही कह रहा है कि डाइवर्जन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आप देखते होंगे कि जब इलेक्शन आता है तो आम ड्यूटियां जो होती है लाइक टीचर्स वगैरह, उनको ड्यूटियां छोड़ के जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है उनसे, तो वो जो टीचिंग करते, बच्चों को अपना एफर्ट देते, वो जो है ह्यूमन रिसोर्स जहाँ सही जगह पे लगना था वहाँ पे नहीं लग के जो है अननेसेसरी इलेक्शन पे लग जाता है। नेक्स्ट कहता है कि रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन कोर्ट्स। कई बार क्या होता है कि जो जितने ज़्यादा इलेक्शन होते हैं रिजल्ट पे उतना ज़्यादा जो है संदेह लोगों को होता है और उतने ज़्यादा जो है केसेस फाइल होते हैं, तो उतने ज़्यादा केसेस फाइल होने की वजह से जो है वर्क लोड जो है कोर्ट का जो वर्क लोड है वो भी बढ़ जाता है, तो उसको कम किया जा सकता है अगर जितना कम इलेक्शन आप रखेंगे तो। नेक्स्ट कहता है कि रिड्यूसिंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। फ्रीक्वेंट इलेक्शन यूज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स लाइक कास्ट क्लास। होता क्या है कि जो इलेक्शन में कैंपेनिंग होती है वो हर बंदा अपने अपने कास्ट को एराउज करने की कोशिश करता है कि मुझे ही वोट देना, मैं इस कास्ट से हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा। तो ये जो कास्ट एंड क्लास की जो प्रमोशन है वो भी कम हो जाएगी अगर आप जो है सिंगल या फिर कह सकते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन कराएं, कम से कम इलेक्शन कराएं। नेक्स्ट कहता है कि वोटर पार्टिसिपेशन। अगर आप एक साथ इलेक्शन करा दें, साइमल्टेनियस इलेक्शन करा दें, तो जो देखा जाता है कि वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो भी जो है बढ़ता है, और वोटर्स का जो फैटिगनेस है अननेसेसरी, मतलब एक बार अभी वोट करना है, फिर 3 महीने बाद करना है, 5 साल बाद करना है, 2 साल बाद करना है, वो अननेसेसरी जो एफर्ट है वोटर का वो कम किया जा सकता है। इसी संदर्भ में काफ़ी अच्छी बात कही है डॉक्टर SY कुरैशी, जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। इन्होंने कहा है कि इलेक्शंस हैव बिकम द रूट काउज ऑफ करप्शन इन द कंट्री। आफ्टर विनिंग इलेक्शंस द पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट नेक्सस इंक्लूडिंग इंडल्जेस इन रिकवरिंग द इन्वेस्टमेंट, की जो है जितना पैसा लगाया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है मनी इन्वेस्ट करते हैं लोग जीतने के चक्कर में, कई बार डायरेक्टली जो है वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसा दिया जाता है, तो ये सब ये निकालने के चक्कर में लग जाते हैं जैसे जीत के आते हैं, एंड दैट इज वेयर करप्शन बिगिंस, और यहीं पे जो है करप्शन स्टार्ट हो जाता है। तो बात तो सही इन्होंने बोली है। खैर अब देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। कमिटीज के जो रिकमेंडेशन रहे हैं फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन उसके बारे में जानते हैं। तो एक जो है लॉ कमीशन, हमारी जो 170वीं इसकी रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की 1999 में,
वो भी उसने भी जो है सपोर्ट किया था, ठीक है, कि इलेक्शन जो है साइमल्टेनियस होने चाहिए। फिर एक नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में जो कमेटी आई थी, इसने भी रिकमेंड किया था। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में इन्होंने भी रिकमेंड किया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। इसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट आई थी 2015 में, इन्होंने भी बोला था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन सही है। इसके अलावा वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो एक थिंक टैंक की तरीके से काम करता है, पॉलिसी थिंक टैंक है ये। तो इसने भी बोला कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है ज़्यादा अच्छा होगा 2017 में, ये बात कही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। कहता है कि की हाइलाइट्स देख लेंगे, की हाइलाइट्स ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है। की हाइलाइट्स ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन देखेंगे। सो द कमिटी एडवोकेटेड, अब यही इस कमिटी जो कि रामनाथ कोविंद साहब वाली है, तो उसी के बारे में हम जान रहे हैं कि इन्होंने क्या जो है बोला है इसके बारे में, ठीक है। तो इनका की जो हाईलाइट है दैट इज ही एडवोकेटेड साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज। ही एडवोकेटेड साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लोकसभा, देखो लोकसभा बोला इन्होंने, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोला और लोकल बॉडी एक साथ, तो तीन ही लेवल पे इलेक्शन होते हैं। टू एड्रेस द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, बिजनेसेस, कोर्ट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी एक्सेट्रा टू फ्रीक्वेंट इलेक्शन। ये मैंने बताया ही था कि गवर्नमेंट पे क्या बर्डन पड़ता है, बिजनेसेस पे क्या पड़ता है, कोर्ट्स भी बर्डन हो जाती हैं। तो इन्होंने बोला है, और इन्होंने ये भी बोला कि सिंक्रोनाइजेशन आप कर सकते हैं इलेक्शंस में, दो फेजेज में कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि पहले फेज में कंडक्ट कर लीजिए लोकसभा का इलेक्शन, जो कि 550 सीटों पे होता है, बहुत 2 सीटें तो हट ही गई, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाली थी वो तो हटा ही दिया गया। तो ये जो 550 रफली जो है 543 पे ही होता है वैसे तो इलेक्शन, तो इनमें जो है पहले इलेक्शन करा लीजिए एंड उसके बाद जो स्टेट की जो इलेक्शन है वो कराइए, ठीक है। इनको साइमल्टेनियसली करा लीजिए, मतलब ये एक तरफ से लोकसभा का चलता रहे और एक तरफ से लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है चलता रहे, ये हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि सेकेंड फेज में लोकल बॉडी के इलेक्शंस कराइए, पंचायत के और म्यूनसिपैलिटी के। जो ये कंप्लीशन होगा इस इलेक्शन का फर्स्ट फेज का, उसके 100 डेज में आप ये वाला करा लीजिए, तभी जो है माना जाएगा कि ये साइमल्टेनियस जो है इलेक्शन हो रहा है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इस हाई लेवल कमिटी ने बोला कि अमेंडमेंट कीजिए 3 आर्टिकल में। एक जो है बोला इन्होंने कि इंसर्शन कीजिए 12 न्यू सब क्लॉजेज इन द एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स एंड ट्वीकिंग 3 लॉज रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये इन्होंने क्या क्या बोला, कौन कौन सी चीज इंसर्ट करने के लिए बोले, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि इंसर्ट कीजिए 82A, इन्होंने कहा कि इंसर्ट कीजिए 82A एंड इसके अलावा इन्होंने कहा कि अमेंडमेंट कीजिए 83 में और आर्टिकल 172 में भी, और इसके अलावा एक नया आर्टिकल 324A इंट्रोड्यूस कीजिए। तो 82A क्या है, आर्टिकल 82A का जो 1 क्लॉज है, दिस विल स्टेट दैट ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर a general election, the president will issue a notification bringing Article 82A into effect. The date of this notification shall be called appointed date. Article 82A जो इन्होंने बोला, this will state that all the legislative assemblies constituted in any general election held after the appointed date shall come to an end on expiry of the full term of House of People. ठीक है, तो जितने भी इन्होंने कहा कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो भी खत्म हो जाएंगी जब हाउस ऑफ पीपल जो है खत्म होगा, यानी कि लोकसभा खत्म होगा, तो साइमल्टेनियस एक ग्राउंड बन जाएगा इलेक्शन कराने का, ठीक है, इलेक्शन कराने का। इसमें इन्होंने जो आर्टिकल 83 बोला उसमें बोला कि इन केस ऑफ हंग हाउस, मान लो कि ऐसा डिसीजन आया जहाँ पे हंग असेंबली बन रही है, कोई भी पार्टी जो है वो मेजोरिटी में नहीं है, तो उस केस को हंग हाउस कहा जाता है। ए नो कॉन्फिडेंस मोशन और डिफेक्शन जो होगा, तो उस केस में भी फ्रेश इलेक्शन जो है कंडक्ट किए जाएंगे टू कॉन्स्टिट्यूट द न्यू लोकसभा और स्टेट असेंबली फॉर द एक्सपायर्ड टर्म के लिए किया जाएगा, ठीक है, अनएक्सपायर्ड टर्म। मान लो कि 2 साल के लिए कार्यकाल हो गया है और अब जो है हंग असेंबली हो गई डिफेक्शन वगैरह की वजह से, जो भी कारण है, तो अब जो है मात्र 3 साल के लिए जो है न्यू इलेक्शन कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरे 5 साल के लिए रहेगा। ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि जो अगली बार फिर जो है कोइंसाइड हो जाए लोकसभा के इलेक्शन के साथ, ठीक है।
इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन द साइकिल ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, इसीलिए कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बोला गया कि नया जो आर्टिकल है आर्टिकल 324 ए लाइए। आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। अब नया आर्टिकल 324 ए इंसर्ट कर दीजिए ताकि रिलेटिंग टू होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत के लिए विथ जनरल इलेक्शन। ठीक है, क्योंकि इनके लिए हम देखते हैं कि इनके लिए जो जिम्मेदार जो बॉडी है वो स्टेट की जो है इलेक्शन कमीशंस होती हैं, हर स्टेट के इलेक्शन कमीशन। तो बोला कि एक और अमेंडमेंट कीजिए 324 से लाइए और एक साथ जो है इलेक्शन इनका भी जो है हो जाए। भले जो है लोकसभा और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन हुई है उसके 100 दिन के अंदर ही हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रावधान जो है इन्होंने सजेस्ट किया है। इन्होंने ये भी बोला कि सिंगल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। सिंगल जो है इलेक्टोरल रोल, यानी कि जो नाम रहता है। इलेक्टोरल रोल क्या है, कुछ नहीं, उसमें जो लीगल जो वोटर्स हैं उनका नाम रहता है। तो इन्होंने ये बोल दिया कि सिंगल इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। दिस टू बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द स्टेट इलेक्शन कमीशंस बाय अमेंडिंग आर्टिकल 325 को अमेंड कीजिए और जो स्टेट की इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके एक ही जो है इलेक्टोरल रोल लाइए, ताकि ऐसा ना हो कि इसमें एम्बिगिटी आ जाए कि भाई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इलेक्टोरल रोल है वो अलग है और स्टेट की इलेक्शन कमीशंस का जो इलेक्टोरल रोल है अलग अलग है। तो ऐसा होने से दिक्कत आ जाएगी। अगर इसके पास भी सेम इलेक्टोरल रोल है और इसके बाद भी सेम इलेक्टोरल रोल है तो दिक्कत नहीं आएगी, वोटिंग जो है साइमल्टेनियस हो जाएगी। तो ये भी करना पड़ेगा। As it includes amending state subjects, that is local government in the 7th schedule, पार्ट 9 में पड़ता है, पार्ट 9A में। तो इसको जो है रेटिफिकेशन होना चाहिए स्टेट्स के द्वारा और आर्टिकल 368(2) जो है, जो कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लाना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट कहता है कि नीड फॉर रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। तो कमिटी ने बोला, द कमिटी ऑब्जर्व दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन रिलेशन टू टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज will not require ratification by states. ठीक है, however constitutional amendments in relation to local bodies will be required to be passed with ratification by at least half of the states. इन्होंने ये भी कहा कि लॉजिकल जो है अरेंजमेंट्स होनी चाहिए फॉर द कंडक्शन ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन for elections to the House of People and Legislative Assemblies. The Election Commission of India will draw a plan for advanced estimation of procurement of EVM, VVPAT, deployment of polling personal, security force, ये सब किया जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि फॉर इलेक्शंस टू द म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, स्टेट की जो इलेक्शन कमीशन है इन कंसल्टेशन विथ ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे विल ड्रॉ ए प्लान फॉर लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट। तो मतलब कि लोकसभा और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फुलफिल करेगी। उसके लिए चाहे मैन पावर चाहिए, EVM चाहिए, VVPAT चाहिए, तमाम मशीनरी एंड मैन पावर। और जो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के लिए है उसके लिए जो है वो जिम्मेदार है स्टेट का इलेक्शन कमीशन, सारा जो है लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप Constitution of an implementation group to monitor the execution of process। अब जो है इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं वो देख लेंगे एक बार। चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं वो देख लेंगे। तो जो मेजर चैलेंजेस आ सकते हैं उसमें हो सकता है ओवर शैडोइंग रीजनल इश्यूज हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो रीजनल पार्टियां होती हैं, रीजनल इलेक्शन जो लड़ती हैं, वो क्या करती हैं, वो रीजनल इश्यू को अराउज करती हैं, तो रीजनल इशू सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे जो है ओवर शैडो हो सकता है रीजनल इश्यूज, बिकॉज द कंडक्टिंग इलेक्शन साइमल्टेनियस टू लोकसभा एंड ऑल स्टेट असेंबली वुड रिजल्ट इन नेशनल इश्यूज ओवर शैडोइंग रीजनल एंड स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज। बिल्कुल ये दिक्कत आ सकती है। एक वन ऑफ द रीजन है कि जो है इसको कह सकते हैं कि नहीं लाना चाहिए, एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ओवर शैडो कर सकती है, क्योंकि हमने देखते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन के मुद्दे अलग होते हैं और स्टेट इलेक्शन होता है तो उसके मुद्दे अलग होते हैं, स्टेट के इश्यूज उसमें देखे जाते हैं, लोकल इश्यूज देखे जाते हैं। तो लोकसभा के साथ अगर किया जाएगा कंबाइंड करके अगर स्टेट की असेंबली का इलेक्शन, तो हो सकता है कि जो नेशनल इश्यूज है वो सुपरसीड कर जाए, ओवर शैडो कर जाए रीजनल इश्यूज को। नेक्स्ट कहता है कि इम्पैक्ट ऑन रीजनल पार्टीज। साइमल्टेनियस जो इलेक्शन होगा, दे मे क्रिएट ए सिस्टम वेयर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज वुड हैव सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर रीजनल पार्टीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इनके पास जो है ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं
एंड बड़ी पार्टियां होती हैं तो छोटी पार्टियों पे सप्रेशन का भाव जो है देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो है, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होल्ड लॉ मेकर्स अकाउंटेबल, क्योंकि भाई अगर फ्रीक्वेंट इलेक्शन हुआ है तो जितना ज्यादा इलेक्शन उतना ज्यादा लोगों के पास चांस कि भाई अपना जो है शासक बदल दो, अपना जो है लॉ मेकर बदल दो। तो ये जो है अब पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन कराओगे तो लोगों को मौका कम मिलेगा सरकार बदलने का। while fixed terms may provide unwarranted stability without performance security challenges democratic principles। नेक्स्ट जो कंसर्न आ सकता है दैट इज रिलेटेड टू कंसर्न्स रिगार्डिंग फेडरलिज्म। फेडरलिज्म भी लपेटे में आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो कंसर्निंग द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 172 कैन बी कैरिड आउट विदाउट रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। ये एक इशू आ जाएगा कि भाई फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो मुद्दे जो फेडरल नेचर के होते हैं उसमें जब अमेंडमेंट की जाती है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें जो है एक तो मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए और उसमें हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। और यहाँ पे ये हटाया जा रहा है, इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है आर्टिकल 172 में। तो कहीं ना कहीं जो है फेडरलिज्म की जो एक हमारी धरोहर है उस पर भी हो सकता है धक्का लग जाए। लॉजिस्टिकल इश्यूज भी आ सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग वन नेशन वन इलेक्शन वुड रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, इंक्लूडिंग ए वास्ट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी चाहिए, एंड इसके अलावा इसमें ट्रेंड मैन पावर चाहिए टू ओवरसी द प्रोसेसेस, बिकॉज एक साथ जो है बड़े लेवल पे इलेक्शन हो जाएगा तो एक साथ बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए। हालांकि कह सकते हैं कि इसके दो व्यू हैं। एक तो ये हो सकता है कि भाई एक साथ हो जाए, मैक्सिमम लोगों को कर लो, जल्दी खत्म करो, काम खत्म। बट दूसरा जो है कि दूसरे में दिक्कत ये है कि भाई जितनी ज्यादा बार इलेक्शन करोगे उतने ज्यादा लोग एंगेजमेंट में आएंगे, उतना ज्यादा जो है लोगों का जो है मेन प्राइमरी काम से डाइवर्ट होंगे। जैसे कि टीचर्स जो कि मेन जो है इलेक्शन कराने में, पूरा जो है वोटिंग कराने में वो रहते हैं एक्टिव। यहाँ पे देखिए जस्टिस दीपक मिश्रा जो थे हमारे फॉर्मर सीजीआई, इन्होंने क्या कहा इसके बारे में। इन्होंने कहा कि एडॉप्शन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया इज लाइकली टू ब्रोक वेल विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो विद द प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म। तो इनका जो है अच्छा विचार रहा है इसके बारे में, ये भी चाहते हैं कि हो जाए। कंक्लूजन देखेंगे तो कंक्लूजन में हमें समझ में आएगा दैट ए delicate balance between the efficiency gains of simultaneous elections and foundational principle of federalism, democratic integrity and political plurality needs to be ensured through detailed legislative deliberations। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबल एआई का गवर्नेंस। ठीक है, अब देखो एआई जो होता है ना इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि कुछ भी जो कि इंसान ने बनाया हो, मैन मेड हो। ठीक है, और इंटेलिजेंस तो एक नेचुरल चीज है जो कि ह्यूमन में आती है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि बनाया हुआ इंटेलिजेंस। जब मशीन्स के अंदर आप क्लोज टू द थिंकिंग ऑफ कह सकते हैं कि ह्यूमन लेके आते हैं, उसमें डालते हैं ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कह सकते हैं प्रोग्रामिंग एंड ऑल, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जहां पे पूरा तो नहीं, कभी नहीं हो सकता, ठीक है, बट जो है मशीन्स के अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी आ जाती है, इंटेलिजेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है, उतना ही खतरनाक भी है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये डीप फेक्स फैला सकता है। ठीक है, आर्म्स की रेस बढ़ा सकता है ये, और बहुत सारी दिक्कतें इसमें हो सकती हैं जो कि आगे देखेंगे। तो इसलिए इसका गवर्नेंस जरूरी है, और इसी संदर्भ में एक पहला कह सकते हैं पहला तो नहीं, गवर्नेंस पे बहुत सारा जो है आया है, पैक्ट ऑलरेडी साइन हुआ, बट फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, जिसका नाम है बेसिकली इसको काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ कहा जा रहा है। ठीक है,
कि ऐसा ना हो जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ह्यूमन राइट्स पे दिक्कत आ जाए, डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाए और रूल ऑफ लॉ जो है दिक्कत में आ जाए। तो इसके लिए एक कन्वेंशन लाया गया है एंड अभी साइन नहीं हुआ है, इट इज ओपन टू सिग्नेचर, या फिर कह सकते हैं इज ओपन फॉर सिग्नेचर। तो जो ये काउंसिल ऑफ यूरोप है, एक बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 46 मेंबर है और इसका गठन 1949 में हुआ था। इसमें बड़ी बड़ी देशों का नाम ले तो जापान है, इसमें यूएस है और इसमें जो है बाकी यूरोपियन यूनियन ब्लॉक की कुछ कंट्रियां हैं। ये जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ था 2019 में, 2019 से स्टार्ट हुआ था, बट अब जाके बन के तैयार हुआ है, ओपन फॉर सिग्नेचर है। इसके लिए एक एडहॉक कमिटी बनाई गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है, और इसको बोला गया था कि इस पे गवर्नेंस आप लेके आइए। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है इसके जो नियम कानून होंगे वो कहीं ना कहीं मिलते जुलते होंगे G7 की एआई पैक्ट से, यूरोप की एआई पैक्ट से एंड ब्लेचली डिक्लेरेशन जो हुआ था उससे मिलते जुलते ये होंगे। ठीक बात है, गवर्नेंस जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इसके की प्रोविजंस ऑफ द फ्रेमवर्क कन्वेंशन, क्या क्या इसमें की प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं। स्कोप देखिए, तो ये जो है बेसिकली इसमें कवर क्या क्या किया जाएगा। तो पब्लिक अथॉरिटी की जो एआई मशीन्स होंगी उनको कवर किया जाएगा। प्राइवेट एक्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड होंगे जो कि मशीन लर्निंग और मशीन से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है सिग्नेटरीज जो होंगी, उस जो भी कंट्रियां इसको साइन करेंगी उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन लगाया जाएगा कि भाई आपको ये फॉलो करना है। उनको कहा जाएगा कि भाई ऑब्लिगेशन है कि आप एडॉप्ट कीजिए और मेंटेन कीजिए एप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेजर्स, अदर मेजर्स, ताकि जो है ताकि वैसा आप उसमें रूल बना सके जो कि कंसिस्टेंट हो विद द ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लॉ है उससे आप अलाइन कीजिए इसको, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा ना हो कि किसी का प्राइवेसी का हनन करने लग जाए, वो एक ह्यूमन राइट है, ठीक है। डीप फेक्स फैलाने लग जाए। इसके अलावा बोला गया कि इट इज नॉट टू यूज्ड टू अंडरमाइन द इंटीग्रिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होगा उसका यूज इस तरीके से नहीं होना है कि वो किसी की इंटीग्रिटी को अंडरमाइन करे, किसी के इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करे एंड किसी के जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है किसी देश के एंड प्रोसेसेस, उसके इफेक्टिवनेस को ये उसका गला दबाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इट डज नॉट रेगुलेट टेक्नोलॉजी एंड इज एसेंशियल टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, ठीक है। इसमें यह भी बोला गया कि रिस्क बेस्ड अप्रोच हम अपनाएंगे, जहां पे देखा जाएगा कि एआई से जो है रिस्क जो हो रही हैं वो मिनिमाइज की जा सके। सो इट हैज बीन अडॉप्टेड फॉर द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड डीकमिशनिंग ऑफ एआई सिस्टम ग्लोबली, जो कि हार्मफुल होंगी उसको डीकमीशन भी किया जाएगा। एक्सपेक्टेशंस क्या क्या रखी गई हैं, इट डज नॉट अप्लाई टू नेशनल डिफेंस मैटर में एआई को नहीं लगाया जाए, ये बोला गया है, नहीं तो आर्म्स रेस होगा और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। नॉट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भी नहीं लगाया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ही दिमाग लगा लेगा, हो सकता है कि बायस्ड रिजल्ट देने लग जाए, ठीक है। एंड अंडरलाइंस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू एक्टिविटीज विद इन द लाइफ साइकिल ऑफ एआई सिस्टम। जो भी हो इस पे जो भी गवर्नेंस है वो लाइफ टाइम जो है, लाइफ साइकिल जो है एआई का वो उस पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर एआई की बात करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होनी चाहिए एआई के सिस्टम में, कि भाई वो एक तो ह्यूमन डिग्निटी को उसमें इंटरफेयर ना करे, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी में इंटरफेयर ना करे, इक्वालिटी हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, कि भाई एआई का अगर मिल रहा है तो सबको फायदा मिले, ऐसा ना कि कुछ देश ज्यादा फायदा उठा ले, कुछ देशों के पास पहुंच ही ना पाए। इट शुड रेस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ये एक ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट भी कह सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि आपका डेटा लेके और बाजार में बांट रहा है। ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए जो भी लोग एआई को ला रहे हैं, रिलायबल एआई होना चाहिए, सेफ इनोवेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुद को ही खतरा पहुंचाने लग जाए ये। तो ये सब चीजें होनी चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। सो कहा जा रहा है कि क्यों जरूरी है एआई सिस्टम को गवर्न करना ग्लोबली।
क्यों जरूरी है एआई सिस्टम को गवर्न करना ग्लोबली, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखो, एआई सिस्टम को गवर्न करना इसलिए जरूरी है ताकि रिस्क का मिटिगेशन किया जा सके। अब आप कहोगे कि साहब किस तरीके का रिस्क मिटिगेशन की आप बात कर रहे हैं? तो एआई की वजह से जो है एआई में आर्म रेसेस चल रहे हैं, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एआई की वजह से। सारा काम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर ले रहा है, तो ह्यूमन मैन पावर की क्या जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की क्या जरूरत है? जरूरत है। जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए भाई। पहले आदमी को काम मिले ना, फिर मशीन तो आए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मिस यूज इन सर्वेलेंस एंड मिलिट्री एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए कि भाई कई बार जो है आप दूसरे देश को क्षति पहुंचाने के लिए जो है एआई अपना सिस्टम जो है यूज कर रहे हो। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है नीड, वो है ड्यू टू द थ्रेट टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। अब देखो, डेमोक्रेसी सुप्रीम है, सुप्रीम होनी भी चाहिए। कई बार डेमोक्रेसी पे खतरा आता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आप क्या करते हो, डीप फेक फैलाते हो। वीडियो को मॉर्फ कर दिया, फोटो को मॉर्फ कर दिया और लगता है कि बिल्कुल सही है और डीप फेक फैलाने लगते हो, तो उससे डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन पे काफी जो उनकी इंटीग्रिटी पे काफी धक्का पहुंचता है। इसके अलावा जो है कह सकते हैं कि टैकलिंग इनइक्वालिटीज, द ग्लोबल एआई गवर्नेंस लैंडस्केप इज अनइवन विथ मेनी डेवलपिंग नेशन पार्टिकुलरली इन ग्लोबल साउथ में लैकिंग ए वॉइस इन डिसीजन मेकिंग। तो ये भी एक दिक्कत है। ग्लोबल नॉर्थ तो काफी डेवलप्ड है, ग्लोबल साउथ उतना ही पुअर है, इसमें तो इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ट्रांस बाउंड्री नेचर, issues associated with AI system like data privacy and security can impact multiple countries simultaneously। डेटा प्राइवेसी बहुत जरूरी है। एआई से आप किसी दूसरे देश का डेटा कलेक्ट किए और उसी के अगेंस्ट में मिस यूज कर लिए, तो वो ठीक नहीं है। ओवरऑल ग्लोबल जो है दिक्कतें आ सकती हैं। एआई मिस अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए। एआई मिस अलाइनमेंट का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि ह्यूमन इंटेंशन जो है एआई बनाने का, उसके अगेंस्ट में ये काम करने लगता है। मशीन है भाई, जरूरी थोड़ी है कि जो जैसा आपने बना दिया वैसा ही काम करेगा, गलत भी तो कर सकता है ना। तो कई बार ह्यूमन इंटेंशन के अगेंस्ट में काम करने लग जाए तो उसे एआई मिस अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे कि अनसेफ मेडिकल रिकमेंडेशन, आपने उसको बताया कि ये सिम्टम होगा तो ये रोग बता देना, अब वो सिम्टम आप ही ने कहीं गलत डाल दिया है, ठीक है, मशीन है, कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत आ गई है तो गलत मेडिकल रिकमेंडेशन बताने लग जाएगा, बायस्ड एल्गोरिदम बताएगा ये, है ना। इश्यूज इन द कंटेंट मॉडरेशन होगा। वाइड स्केल डिप्लॉयमेंट, एआई सिस्टम आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड, तो इसलिए गवर्नेंस जरूरी है। जितना ज़्यादा इसका यूज बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो है गवर्नेंस की जरूरत पड़ेगी। तो डिसीजन मेकिंग में यूज हो रहा है कि सेक्टर लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट, जो कि ऐसे सेक्टर है जो कि अगर गलत तरीके से आप उसको ऑपरेट होने दोगे तो जान माल की भी क्षति हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस इन ग्लोबल एआई गवर्नेंस। ग्लोबल एआई गवर्नेंस में चैलेंजेस क्या क्या हैं। सो पहला चैलेंज जो है दोस्तों वो है रिप्रेजेंटेशन गैप। एआई गवर्नेंस इनिशिएटिव जो है वो रिप्रेजेंटेशन उसमें कमी है, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट गैप्स इन नेशनल एंड रीजनल एफर्ट्स दैट अफेक्ट एआई असेसमेंट डिसीजन एंड फंडिंग। मेनी इनिशिएटिव्स एक्सक्लूड एंटायर रीजन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन गैप है, फ्रैगमेंटेशन, रिड्यूस्ड इंटरऑपरेबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी भी है। एडहोक रिस्पॉन्स है एआई चैलेंज का, नैरो फोकस है, इम्प्लीमेंटेशन गैप है, लैक ऑफ स्ट्रॉन्गर सिस्टम टू होल्ड गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज अकाउंटेबल। ये सब दिक्कतें हैं इसमें, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि आना चाहिए, इस तरीके का जो गवर्नेंस ये लाया गया है ये आना चाहिए। लिमिटेड नेटवर्किंग रिसोर्सेज, नो डेडिकेटेड फंडिंग मैकेनिज्म। अच्छा, कुछ जो स्टेप्स हैं इंडिया के द्वारा जो लिए गए हैं एआई को रेगुलेट करने के लिए और ग्लोबली, उन सबको देख लेते हैं। तो भारत ने जो स्टेप लिया है कि एआई को मैं कैसे रेगुलेट करूंगा, उसमें जो है एक NSAI करके आया है जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको लाने वाला है नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने लॉन्च किया था। #AI फॉर ऑल स्ट्रेटजी टू हार्नेस एआई इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई, नीति आयोग ने बोला कि कुछ प्रिंसिपल्स होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए, जिसमें एथिकल इश्यूज को देखा जाए, ध्यान में रखा जाए, अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखा जाए,
and operationalizing principles for responsible AI, which provided actionable steps for implementing by the government and private sector. नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई आया, इंडिया एआई कहते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैती ने इसको लाया, इनिशिएटेड द इंडिया एआई प्रोग्राम टू फोस्टर एआई इनोवेशन, एआई इनोवेशन को बढ़ाने के लिए लाया गया, स्किल डेवलपमेंट में भी काम आएगा, एआई फील्ड में स्किल डेवलपमेंट हो एंड एड्रेस द एथिकल कंसर्न। इसके अलावा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया भारत ने, इनहेंसेस डेटा प्रोटेक्शन फॉर द इंडिविजुअल्स एंड अदर एआई रिलेटेड प्राइवेसी कंसर्न। ये जरूरी है, नहीं तो एआई के चक्कर में आपका सारा डेटा मिसयूज हो जाएगा। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई भारत ने साइन किया, वो मेंबर है, भारत मेंबर है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई का, पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबल डिसीजंस ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई एंड अलाइनिंग इट्स स्ट्रेटजीज विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे ग्लोबली क्या चल रहा है एआई को लेके। तो G7 जो पैक्ट है ऑन एआई, G7 पैक्ट ऑन एआई जो है, इट एम्स टू एस्टैब्लिश ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एआई सिस्टम एंड पार्टिसिपेशन इज वॉलंटरी। ठीक है, यूरोप का एआई पैक्ट एक्ट जो है, इट इज यूरोप फर्स्ट मेजर रेगुलेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटेगराइजिंग एप्लीकेशंस इनटू 3 रिस्क लेवल, जिसमें एक अनएक्सेप्टेबल है, एक रिस्क लेवल है, एक हाई रिस्क लेवल है। ठीक है, द ब्लेचली डिक्लेरेशन जो है, इट एस्टैब्लिशेस अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क posed by frontier artificial intelligence. It was signed by 28 countries and the European Unions. ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका? वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि भाई जो यूनाइटेड नेशन ने सजेस्ट किया था उसको फॉलो कर लो, गवर्निंग एआई फॉर ह्यूमैनिटी करके इन्होंने, इनका जो है सजेशन है, यूनाइटेड नेशन का सजेशन है गवर्निंग एआई फॉर ह्यूमैनिटी। इन्होंने बोला कि फ्लेक्सिबल ग्लोबली कनेक्टेड अप्रोच लाओ, इसका एडॉप्शन करो, जितने भी देश हैं हमारे अंदर उनको ये करना चाहिए। इन्होंने बोला कि आप जो है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग रखें कि भाई अब ये ऐसा ना हो कि देश जो है भारत ये कुछ और सोच रहा है और यूएसए कुछ और सोच रहा है, तो शेयर्ड जो है विजन होना चाहिए, सबका विजन जो है मिलता जुलता हो, ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना ये वो सोचेगा वो सोचेगा तो दिक्कत आ जाएगी। क्रिएट एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल, जिसमें वॉलंटरली जो है जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, एआई के फील्ड में, वो आए और एक पैनल बनाया जाए, उनके सजेशंस लिए जाएँ, ये भी काफ़ी हेल्प करेगा गवर्नेंस में। इस्टेब्लिश किया जाए एक बाई एनुअल, यानी कि 2 साल में, हर 2 साल में एक पॉलिसी डायलॉग हो, यूनाइटेड नेशन की ही मीटिंग में ये की जाए, ताकि जो है गवर्नमेंट है, जो भी स्टेक होल्डर हैं एआई फील्ड में, उनको जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या वो अप्रोच कर सकते हैं, उसके लिए ये किया जाए। क्रिएट किया जाए एक एआई एक्सचेंज को, जिसमें स्टेक होल्डर्स हों जो कि डेवलप और मेंटेन करें रजिस्टर ऑफ डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर इवेलुएटिंग एआई सिस्टम। इसके अलावा जो है दोस्तों इस्टेब्लिश किया जाए एआई कैपेसिटी डेवलपमेंट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स यूनाइटेड नेशंस एफिलिएटेड सेंटर्स टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग टू द की स्टेक होल्डर्स। इसके अलावा दोस्तों बोला गया कि ग्लोबल फंड एक बनाया जाए एआई के लिए। ग्लोबल फंड में जब भी इस तरीके कुछ जो है मैनेज फंड हो तो वो पब्लिक प्राइवेट कंट्रीब्यूशन से बनाया जाए, ताकि जो लोकल एक्सेस जो है एआई टूल पे किया जा सके। अदर स्टेप्स दैट कैन बी टेकन इज फॉर्मुलेटिंग एट एआई लॉ बनाए देश जो भी हैं, जैसे कि मैती जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इट इज ड्राफ्टिंग ए न्यू लॉ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू हार्नेस इट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स व्हाइल एड्रेसिंग द पोटेंशियल रिस्क एंड हार्म्स। इंश्योरिंग एआई अलाइनमेंट, एआई का अलाइनमेंट जो है इंटेलिजेंस सिस्टम में ऑपरेट करे, ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स को अलाइन किया जाए, एड्रेस किया जाए, लाइक डिस्क्रिमिनेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जाती है एआई के द्वारा, उसको सॉल्व किया जाए। अगला देखते हैं हम ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, ग्रीवांस होता है कि आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आप मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपको कोई दिक्कत है तो आप ग्रीवांसेस आपके हो सकते हैं, आपको मलाल हो सकता है अंदर, आपके अंदर कोई भावना ऐसी जग गई जो कि आपको लग रहा है कि मुझे दिक्कत किया है इन्होंने, तो वो ग्रीवांस का रिड्रेसल होना चाहिए। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन ने इशू किया है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा और सारे सॉल्यूशन के साथ होगा। गाइडलाइंस तैयार किया गया है फॉर हैंडलिंग पब्लिक ग्रीवांसेस, फॉर मेकिंग ग्रीवांसेस रिड्रेसल टाइम बाउंड। टाइम बाउंड बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपका ग्रीवांस अभी हुआ है और उसका रिड्रेसल जो है
5 साल बाद हो तो आपको मज़ा आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो टाइम बाउंड होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। टाइम बाउंड होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। की हाइलाइट्स देख लेते हैं इसका। की हाइलाइट्स में कहता है कि की हाइलाइट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग पब्लिक ग्रीवांस। क्या क्या हाईलाइट है इसमें? इंटीग्रेटेड यूजर फ्रेंडली ग्रीवांस फाइलिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसका नाम रखा गया है सीपी ग्राम। सबसे पहले क्या जरूरी है? आपको ग्रीवांस हो गया, आपको ग्रीवांस अब हो गया है तो आपके लिए जरूरी है ना कि उसको फाइल करो अपने ग्रीवांस को। तो अगर पेपर पे फाइल करोगे, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन जाओगे तो आपको दिक्कत लगेगी। पहले पेपर लोगे, लिखोगे, फिर उस अथॉरिटी को जमा करोगे, उससे बढ़िया भैया ऑनलाइन दे दो। तो ऑनलाइन एक सिस्टम बना दिया गया है, ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया जिसका नाम रखा गया है सीपी ग्राम्स, ठीक है। सिर्फ सीपी ग्राम्स का जो है एक सिस्टम बनाया गया। अब इसका फुल फॉर्म तो इसमें नहीं दिया तो सर्च करेंगे हम लोग, ठीक है। सीपी ग्राम क्या होता है? सीपी ग्राम, सीपी ग्राम जो है दोस्तों बनाया गया है। सीपी ग्राम देखिए यही वो पोर्टल है, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म सिस्टम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी देखो आगे यहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। यही है, यहाँ पे आप ऑनलाइन जो है अपना ग्रीवांस भर सकते हो। मोबाइल ऐप भी है इसका ग्रीवांस, यहाँ पे देखो क्लिक करो, लॉज पब्लिक ग्रीवांस, यहाँ पे लॉज पब्लिक ग्रीवांस में क्लिक करो और जो है यहाँ पे आप इफ़ यू आर ए रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपना जो है फाइल कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपके लिए एक जो है सीपी ग्राम दे ही दिया गया है, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म है ये, टू प्रोवाइड सिटीजन ए सिंगल विंडो एक्सपीरियंस। अभी आपने देखा वो विंडो भी देख लिया। दिस विल हेल्प डी डुप्लीकेशन एंड सेव टाइम एफर्ट्स ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम रिजॉल्विंग सेम ग्रीवांस ऑन मल्टीपल पोर्टल्स। एक ही सेंट्रलाइज दे दिया गया तो मल्टीपल पोर्टल की जरूरत ही नहीं है। इसी पोर्टल पे जाओ तो डुप्लीकेशन जो है आपका बच जाएगा। कहने का मतलब है ऑफिशियल के लिए भी अच्छा रहेगा। एक नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा फॉर पब्लिक ग्रीवांस इन ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट हु विल एड्रेस ग्रीवांसेस प्रॉम्प्टली, फेयरली एंड एफिशिएंटली। जैसा कि आप देख सकते हो कि बोला गया कि हर डिपार्टमेंट का एक जो होगा नोबल ऑफिसर बनाया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जब आप जाएंगे तो नोबल ऑफिसर देखते हैं इसमें कहाँ पे है, व्यू स्टेटस नोडल, देखो नोडल पीजी ऑफ पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है पब्लिक ग्रीवांस पीजी डिवीजन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम भी दिया गया है इनका। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में आपको ये देखते हैं श्री अर्नव धाकी, एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एजुकेशन में खंखाराम पनोवा गुटे, ऐसे करके आपको हर डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री में आपके नाम मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया कि आपको नोडल ऑफिसर भी दे दिया गया है कि भाई फेयरली डील किया जाए। डेडिकेटेड ग्रीवांस कॉल्स भी होंगी, सेल्स, डेडिकेटेड ग्रीवांस सेल्स होंगी, सेल बी सेटअप इन एवरी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट दिस विथ सफिशिएंट रिसोर्सेज हैविंग नॉलेज ऑफ स्कीम्स एंड एक्टिविटीज, ठीक है। इसके अलावा टाइमलाइन फॉर, अब देखो डेडिकेटेड ग्रीवांस सेल्स भी होंगी, ठीक है, वो भी देख लेते हैं ग्रीवांस सेल्स है क्या। डेडिकेटेड ग्रीवांस सेल्स जो हैं नोडल अथॉरिटी फॉर अपील, मोबाइल ऐप, नोडल ऑफिसर, व्यू स्टेटस। तो मतलब वो इंटरनल है, यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। होम पे चले जाते हैं, रिड्रेस प्रोसेस फ्लो, देखो कंप्लेन कीजिए अपना लॉज पहले, ठीक है, लॉज कीजिए कंप्लेन यहाँ पे, फिर असेसमेंट होगा उसका, फिर रिड्रेसर होगा। इसी बीच में मैंने बोला ना कि एक डेडिकेटेड आपको दिया जाएगा ग्रीवांस के लिए, एक ऑफिसर भी रहेगा और डिफरेंट सेटअप भी, सेल्स भी बनाई जाएंगी उन्हीं के अंदर। तो ये सब संभव है दोस्तों, काफ़ी अच्छा ये पोर्टल है। आपके अगर ग्रीवांसेस होते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डेडिकेटेड ग्रीवांस सेल्स होंगे, दे शैल बी सेटअप इन एवरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विद सफिशिएंट रिसोर्सेज हैविंग नॉलेज ऑफ स्कीम एंड एक्टिविटीज। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं टाइम लाइन फॉर इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल हैव बीन रिड्यूस टू 21 डेज। पहले 30 दिन था, अब इसको घटा के 21 दिन कर दिया गया। 21 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब कि आपको बता दिया जाएगा, आपका ग्रीवांस जो है सॉल्व किया जाएगा। ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स होगा फॉर रैंकिंग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। इनके लिए कंपटीशन की भावना लगाई जा रही है, कितनी जो है कितनी कॉम्पिटिटिव है अपनी अपनी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, कितनी जल्दी अपने ग्रीवांस को सॉल्व कर लेती है। मंथली बेसिस पे जो है इंडेक्स में इनको रैंकिंग दी जाएगी। तो ये एक अच्छा सिस्टम है, रैंकिंग देने से जो है सही रहता है। 2024 का जो पॉलिसी गाइडलाइंस है, मैनिफेस्ट टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स अंडरटेकिंग विद 10 स्टेप रिफॉर्म प्रोसेस अडॉप्टेड। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड 10
स्टेप रिफॉर्म ऑफ सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इन 2022। वो 10 स्टेप क्या है, 10 स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। पहला तो है देखिए यूनिवर्सलाइजेशन, 10 स्टेप रिफॉर्म्स ऑफ, ये जो आपका सेंट्रल जो पब्लिक ग्रीवांस वाला है उसमें यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए कि मतलब सबको इसमें जोड़ा जाए, टेक्नोलॉजी इसमें लाई जाए, एआई और मशीन लर्निंग का यूज हो, एआई और मशीन लर्निंग का यूज हो। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ सीपी ग्राम पोर्टल इन 22 शेड्यूल लैंग्वेज। अब किसी भी लैंग्वेज में जो है आप डाल सकते हैं अपना ग्रीवांस। अगर मान लीजिए कि आपने ग्रीवांस डाल दिया मैथिली में डाला तो उसको ट्रांसलेट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 22 के 22 जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेज है उनमें आप डाल सकते हो। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स, जिसमें मैंने बताया था कि कितनी जल्दी कौन सी जो है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है सॉल्व कर लेती है अपनी ग्रीवांस को, उसके लिए उनकी रैंकिंग इंडेक्स दिया गया है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फीडबैक एंड कॉल सेंटर, फीडबैक एंड कॉल सेंटर का भी सेंटर इसमें प्रावधान किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इस पोर्टल में आप कॉल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हेल्पलाइन होगा, हेल्प फैक्ट कॉन्टेक्ट अस, फीडबैक एंड कॉन्टेक्ट भी आपको दिया गया है। ठीक है, आप इनसे जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं, फीडबैक भी आपको दिया जाएगा। जो अधिकारी होगा जिस डिपार्टमेंट में आपने फाइल किया है नोडल पीजी ऑफिसर के थ्रू, उसके स्टाफ के थ्रू आपको कॉल भी आएगा। ठीक है, और कांटेक्ट भी कर सकते हैं, देख सकते नंबर है यहाँ पे। ठीक है, लगे ना लगे वो अलग बात है, लगना चाहिए वैसे। ठीक है, तो ये भी सिस्टम दिया गया है कि भाई आपको जो है फीडबैक और कॉल सेंटर का भी प्रावधान है इसमें, कॉल सेंटर भी इसमें है। इसके अलावा वन नेशन वन पोर्टल है ये, मतलब एक देश के लिए एक पोर्टल अभी बना ही दिया गया है। तमाम जो पहले डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टल हुआ करते थे वो सीपी सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल जो मैकेनिज्म सिस्टम के थ्रू कर दिया गया, सीपी ग्राम जिसको कहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट पोर्टल एंड अदर जो है पोर्टल सबको इंटीग्रेट कर ही दिया गया, आपने देखा था इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप जब नोडल ऑफिसर में जा रहे थे तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का ऑप्शन है। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दिया गया है, इंटीग्रेट भी कर दिया गया, अच्छी बात है। ठीक है, इंटीग्रेट भी कर दिया गया है। इसके अलावा जो है दोस्तों देख सकते हैं कि इंक्लूसिविलिटी एंड आउटरीच, इंक्लूसिविलिटी एंड आउटरीच विद अवेलेबिलिटी ऑफ सीपी ग्राम्स इन द ऑल कॉमन सर्विस सेंटर। जो कॉमन सर्विस सेंटर वहाँ पे जो है सीपी ग्राम इंक्लूडेड रहेगा, तो आप आसानी से इनको एक्सेस कर सकते हो। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर्स, जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी, उसके लिए जो है सेवोत्तम स्कीम भी लाया गया है। तो ये भी पूछ सकता है इनके जो है ट्रेनिंग के लिए कौन सा स्कीम है, तो सेवोत्तम स्कीम है। ठीक है, जो ग्रीवांस रिड्रेसिंग जो ऑफिसर होते हैं, पीजी ऑफिसर जो बोला गया, पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर, उनकी जो ट्रेनिंग भी होगी सेवोत्तम स्कीम के तहत कि कैसे जो है आपको सॉल्व करना है। पब्लिशिंग मंथली रिपोर्ट्स देना पड़ेगा फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट एंड स्टेट ड्यूटी, भाई कितने सॉल्व किए, क्या किया, जो भी ग्रीवांस है उनका क्या जो है डिस्पोजल रहा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डेटा स्ट्रेटेजिक यूनिट फॉर डेटा एनालिसिस, कि कितने ग्रीवांस आ रहे हैं, तो उससे पता चलेगा कि ग्रीवांसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, क्या हो रहा है। अब देख लीजिए कि क्या होता है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, क्या होता है। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म कुछ नहीं होता दोस्तों, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ये मैकेनिज्म होता है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है इंपॉर्टेंट, तो मेजर किया जा सके इफेक्टिवनेस एज इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ज़्यादा ग्रीवांस आ रहे हैं तो इसका मतलब वर्किंग जो कंडीशन है इन्वायरमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छा नहीं है। इट्स बेसिस प्रिंसिपल इज दैट इफ प्रॉमिस्ड लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी इज नॉट अचीव्ड और इफ राइट ऑफ सिटीजन इज नॉट ऑनर्ड, देन सिटीजन शुड बी एबल टू टेक रिकोर्स टू द मैकेनिज्म फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल। तो ये भी सही चीज़ है भाई, उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी ये रखता है। टू डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसीज इन यूनियन गवर्नमेंट हैंडलिंग द ग्रीवांसेज आर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस, ठीक है, अंडर MOPGPPGP एंड डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस कैबिनेट सेक्रेटरी, दो नोडल जो है अथॉरिटी हैं। स्टेटस ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल आप देख सकते हैं इस पे, ठीक है, सीपी ग्राम पे रिड्रेस्ड नियरली 60 लाख ग्रीवांस 2022 से लेकर 24 के बीच में, और मैप्ड 1.01 लाख ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड UT स्टेट। सीपी ग्राम इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म available 24/7 to lodge their grievance to public authority on any subject related to service delivery। ठीक है, इट इज अ सिंगल पोर्टल है जो मैंने दिखाई दिया था, कनेक्टेड टू ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स थ्रू रियल रोल बेस्ड एक्सेस टू द ऑफिसर इन पोर्टल।
इंपॉर्टेंस क्या है ग्रीवांस रिड्रेसल का, मैं तो भाई इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है बिल्ड करता है ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। बिल्कुल, अगर आपका ग्रीवांस जो है रिजॉल्व हो जाए तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे सरकार सुन रहा है, तो एक ट्रस्ट बनता है। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल अगर गलत काम कर रहे हैं तो ग्रीवांस होंगे लोगों के, तो फिर अकाउंटेबिलिटी चेक तो होगा। एड्स इन आइडेंटिफाइंग द बोटलनेक्स इन द गवर्नमेंट मेजर्स बेस्ड ऑन द सिटीजन फीडबैक। टैकल करप्शन बाय प्रोवाइडिंग ए सिक्योर चैनल बाय फॉर सिटीजन एंड विसिल ब्लोअर्स, इस पे जो है बोल सकते हैं कि भाई मेरा ये ग्रीवांस है, मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, किसने खा लिया मेरा हिस्सा, पूछा जा सकता है, तो करप्शन भी कम हो सकता है। इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड फॉर्मल ग्रीवांस प्लेटफॉर्म प्रिवेंट पोटेंशियल पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन को भी सॉल्व कर लेगा और जनता खुश रहेगी। तो आगे बढ़ेंगे, इसी में देखेंगे अदर इनिशिएटिव टेकन बाय ग्रीवांस रिड्रेसल। ठीक है, अदर इनिशिएटिव जो ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए सरकार ने लिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस लाइक सीबीसी। सीबीसी क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस जो होता है सेंटर खोले गए हैं, लोकायुक्त खोले गए हैं ताकि जो है करप्शन वगैरह का डील करे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, दे ऑल आर समहाउ रिलेटेड टू ग्रीवांसेस। जो पब्लिक के ग्रीवांसेस होते हैं वहाँ पे आप लॉन्च कर सकते हो। दे हैव मैंडेट टू लुक इनटू कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन, एब्यूज ऑफ ऑफिस बाय पब्लिक सर्वेंट, नेग्लिजेंस इन कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्विस रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट वायलेशन। इसमें आप एनएचआरसी या फिर स्टेट की ह्यूमन राइट कमीशन में जा सकते हो। इसके अलावा ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स बनाया गया है, जो कि मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ जो पब्लिक ग्रीवांस है वो उसने जो है एक इंडेक्स तैयार किया है, ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स। रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी उसने सजेस्ट किया था और ये बना भी लिया गया है। ठीक है, जैसे कि इसके बारे में देख लो थोड़ा सा, GRAI के बारे में, ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। देख लेते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स। देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस ने इसको तैयार किया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। खुल रहा है, PDF भी आ गया इसका, देख सकते हैं कि कितना जो कैसे सॉल्व किया इन्होंने। रिपोर्ट आया है, 20 जून 2023 को आया था ये रिपोर्ट। चलिए खुल गया। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं 143 पेज का है ये। ठीक है, स्वागत गुजरात का है, स्पंदना आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा जो है कर्नाटक का भी इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, इन सबको मर्ज करके एक पिला दिया गया है। ठीक है, रैंक 1 पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ये देखिए रैंक 1 पे कौन है, रैंक 1 पे देख सकते हैं यहाँ पे इफिशियंसी में जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है रैंक 1 पे। रैंक 2 पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, और नहीं जस्ट ए सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, रैंक 1 पे। रैंक 2 पे कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है इफिशियंसी में। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है ओवरऑल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ओवरऑल नंबर 1 पे। ओवरऑल नंबर 2 पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रैंक 3 पे ओवरऑल। बाकी ग्रुप ए में, ग्रुप बी में जो है उसमें सब में देख सकते हैं अलग अलग दिया गया है। तो रैंकिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप थोड़ा डीप में घुसेंगे सब पता चलेगा। ठीक है, मैं बहुत डीप में नहीं घुसाना चाहता आपको। तो हमने देख लिया कि क्या है ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स, आता है ये। ठीक है, इसमें रैंकिंग दी जाती है, और इसके अलावा प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन जो प्रगति, ये क्या है? मल्टीपर्पस एंड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है ये टू एड्रेस द कॉमन मैन्स ग्रीवांस
एंड साइमल्टेनियसली मॉनिटरिंग रिव्यूइंग द प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स ऑफ द सेंटर एंड यूटी। ये स्पेशली आप प्रोग्राम प्रोजेक्ट को लेकर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको लगता है कि सही से काम नहीं हो रहा है, सरकार सही से काम नहीं करती है, तो आप प्रगति पे जाके अपना लॉगिन करके अपना जो है ग्रीवांस डाल सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ कैसे डालना होता है। प्रगति पे भी आप जा सकते हैं, आपको जानना चाहिए ये सब, ठीक है। प्रगति देख लीजिए, प्रगति 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 पोर्टल आ गया। तो देख सकते हैं ये प्रगति पोर्टल है, ठीक है। लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे, लॉगिन विथ ईमेल ओटीपी भी कर सकते हैं। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे आपको जो है जो भी आपको प्रोग्राम लगता है कि ठीक से नहीं काम किया जा रहा है उसमें, तो आप अपना ग्रीवांस डालिए, सरकार के पास ये पता चलेगा कि भाई इसमें ये इन बंदे का ये ग्रीवांस आया, उसका रिप्लाई भी आएगा। जैसे देख सकते हैं NHI, ये हो गया ट्रांसपोर्ट, ये हो गया ब्रिज, पहाड़, एजुकेशन, तमाम चीज़ सब में आप डाल सकते हैं, ठीक है, सब में आप डाल सकते हैं। तो लॉगिन कर सकते हैं यूजिंग परिचय, यूजिंग ईमेल ओटीपी से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना इंटर द टेक्स्ट ईमेल आईडी और टेक्स्ट डालिए, आपकी लॉगिन हो जाएगी। जैसे मैं लॉगिन करके दिखा लेता हूँ। ये हो गया आपका D, फिर X, फिर H, फिर 6, फिर आ गया D, फिर आ गया Z। यहाँ पे लॉगिन कीजिए, जनरेट लॉगिन OTP। अब OTP अब यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ रहा होगा, इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ, बैक टू होम, तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा आपको मतलब इसमें करना पड़ेगा। तो प्रगति जो है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन में भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सब ग्रीवांसेस आपके जो हो सकते हैं सॉल्यूशन के लिए दिया गया है। फिर अगला कहता है कि ई निर्वाण पोर्टल भी वही है। ई निर्वाण लॉन्च बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू फास्ट ट्रैक टैक्स पेयर ग्रीवांस एंड इंश्योर टाइमली रिजोल्यूशन ऑफ देयर कंप्लायंट। ये आपको डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है। CBDT ने इसको लॉन्च किया, फास्ट ट्रैक टैक्स पेयर ग्रीवांस। आप टैक्स पेयर हैं, आपका कोई ग्रीवांस है तो ई निर्वाण पोर्टल पे आप जो है अपना लॉन्च कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ ई निर्वाण पोर्टल के बारे में। थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों तो मज़ा आएगा। आप बिल्कुल थोड़ा सा टाइम वाइम का मत केयर कीजिएगा, इस तरीके से सीखेंगे ना तो मज़ा आएगा आपको। ई निर्वाण पोर्टल, ई निर्वाण पोर्टल देख सकते हैं। ई निर्वाण खुल गया, इनकम टैक्स का है ये। यहाँ पे आप अपना जो है टैक्स से रिलेटेड ग्रीवांस को फाइल कर सकते हैं। टैक्स से रिलेटेड ज़्यादा कट गया, कम कट गया, ये हो गया, वो हो गया, आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं अपना कंप्लेंट, ठीक है। ये भी एक पोर्टल है। तो पता नहीं आप लोग अभी स्टूडेंट ही है कि टैक्स भरने लग गए हैं। खैर, सिटीजन चार्टर भी है। सिटीजन चार्टर में क्या है, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम विथ सिटीजन इनकाउंटर्स वाइल डीलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। तो सिटीजन चार्टर पे भी आप जाके देख सकते हैं। इशूज एसोसिएटेड विद ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब ये ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म में इशूज क्या क्या आते हैं। पहला होता है डिले, काफ़ी डिले होता है, बट अब जो है 30 दिन से 21 दिन कर दिया गया, 21 दिन के अंदर डिले को सॉल्व किया जाए। सो डिले इन ग्रीवांस रिड्रेसल ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इनएफिशिएंट वर्क फ्लो अंडरमाइन द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट, जो कि ठीक नहीं है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है गवर्नमेंट में अंडरमाइन नहीं होना चाहिए। करप्ट प्रैक्टिसेस, इन सब इंस्टेंसेस ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म देमसेल्व्स आर सब्जेक्ट टू करप्ट प्रैक्टिसेस where officials illegally delay or manipulate the outcomes in exchange of bribes. Lack of integration, multiplicity of grievance redressal, जैसे हर स्टेट का अलग अलग था तो वो भी एक दिक्कत आती थी। तो अब ये को लाया गया है, मतलब सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत इसको जो है अब ला दिया गया है। तो अब एक बनाया गया है डिजिटल डिवाइड। अब हर बंदे के पास तो इंटरनेट की एक्सेस नहीं है ना। डिजिटल डिवाइड क्या होता है कि कितने लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट का एक्सेस डिजिटल लिटरेसी नहीं होने की वजह से वो डिजिटल डिवाइड में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो तो इस पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वे अहेड क्या हो सकता है, सेकेंड ARC के रिकमेंडेशन देख लो, जो कि उन्होंने बताया कि इसमें क्या किया जा सकता है। सेकेंड ARC का रिकमेंडेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानो कि सेकेंड ARC आई कब थी। ये थोड़ा सा गूगल सर्च करते हैं सेकेंड ARC के बारे में। सेकेंड ARC रिपोर्ट तो बाद में देख लेंगे। सेकेंड ARC जो है
देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूटेड रिपोर्ट ईयर ही देख लेते हैं। इसका रिपोर्ट आया था 2005 में, ठीक है, 2005 में इसका रिपोर्ट आया था। सो सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट आया। इसमें बोला गया कि स्टेट्स में बी एडवाइज टू सेटअप इंडिपेंडेंट पब्लिक ग्रीवांस रिड्यूसल अथॉरिटीज, अपनी खुद की, जैसे कर्नाटक की अपनी हो, बिहार की अपनी हो, एंड सो ऑन, टू डील विद द कंप्लेंट्स ऑफ डिले एंड हरासमेंट और करप्शन. Government organizations should analyze complaints received and identify areas wherein interventions would be required to eliminate underlying causes that lead to public grievances. Recommendation क्या कहता है of recommendation of parliamentary standing committee on public grievance law and justice 25th रिपोर्ट आया. इसमें बोला गया कि ग्रीवांस हैंडलिंग जो है सिस्टम शुड बी एक्सेसिबल, सिंपल, क्विक, फेयर, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव. Public grievance redressal mechanism should be envisaged in the statutory form of RTI Act. ठीक है, RTI Act से भी आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका जो है एक फंडामेंटल राइट है. वुड बी मेक इट मैंडेटरी ऑन, फंडामेंटल राइट नहीं, राइट है, ऑन ऑल स्टेट्स गवर्नमेंट ड्यूटीज टू परस्यू ग्रीवांस टिल देयर फाइनल डिस्पोजल. डिसेंट्रलाइज्ड रिड्रेसल हो सकता है GRM के थ्रू, so that local and regional offices are empowered to resolve issues, reducing the burden on the central authorities and ensuring faster resolution. इसके अलावा जो है रिड्यूस किया जा सकता है ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स को सिंप्लीफाई करके प्रोसेस को फाइलिंग कंप्लेंट बाय मिनिमाइजिंग पेपर वर्क एंड फॉर्मेलिटीज, फोकसिंग ऑन द मेकिंग सिस्टम एक्सेसिबल एंड सिटीजन फ्रेंडली. फॉर एग्जांपल, सेटिंग अप द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर्स. इसके अलावा दोस्तों रिव्यू किया जा सकता है, मॉनिटर किया जाना चाहिए. किसको? रिव्यू एंड मॉनिटर किया जाना चाहिए. रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए. परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है ग्रीवांस हैंडलिंग में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, ऑडिट्स होनी चाहिए, उसके इवैल्यूएशन होना चाहिए. फीडबैक मैकेनिज्म, जनता को आपने क्या बताया, जनता का सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, रिजोल्यूशन का जो है आपने दिया, रिस्पॉन्स टाइम, ये सब आपको फीडबैक मैकेनिज्म से जनता से पूछना है कि कैसा लगा हमारा सर्विस. जी हाँ बताइए. Key performance indicators for online grievance mechanism like response time, resolution rates और citizen satisfaction है कि नहीं, ये सब देखना चाहिए आपको. फीडबैक से बहुत सारा ज्ञान मिलता है. Integrating technology that AI can be employed to categorize, prioritize grievance and utilize data analytics to identify trends, pattern in grievances. कैसे ग्रीवांस आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है भाई. Helping in allocation ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉलिसी एडजस्टमेंट. तो यहाँ पे ये खत्म होता है. अगला टॉपिक जो है इसी में यूनिफाइड पेंशन स्कीम से रिलेटेड है. तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में. ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में देखते हैं. ओके, सो क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इसको. ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को, क्योंकि पहले से एनपीएस चला आ रहा है और ओल्ड पेमेंट सिस्टम में पहले के जो एम्प्लॉय है वो तो ऑलरेडी चले ही आ रहा है. तो इन दोनों को मर्ज करके ये एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया. सो इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टीवी सोमनाथन कमेटी, जो कि 2023 में बनाई गई थी. बहुत जल्दी उन्होंने रिपोर्ट भी दे दिया. परसिस्टेंट डिमांड हो रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है दोबारा लागू किया जाए, एनपीएस को हटाया जाए, ओपीएस को दोबारा लाया जाए, एनपीएस को हटाया जाए. इसलिए ये गवर्नमेंट को बनाना पड़ा था. ये एक कमेटी और कमेटी का रिकमेंडेशन आ गया है, इसको अप्रूवल भी मिल गया है कैबिनेट का. ठीक है, तो एग्जिस्टिंग एज वेल एज फ्यूचर एम्प्लॉयज विल हैव एन ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग न्यू पेमेंट स्कीम और यूपीएस. ठीक है, या तो आप जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं तो आप अगर जो कह सकते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम ज्वाइन कर लीजिए या फिर यूपीएस ज्वाइन कीजिए. ठीक है, और पहले वाले जो कर रहे काम हो तो ओपीएस में चलते ही रहेंगे. चॉइस वंस एक्सरसाइज विल बी फाइनल. एक बार आपने ऑप्ट कर लिया तो फाइनल हो जाएगा. प्रोविजंस ऑफ यूपीएस विल अप्लाई टू पास्ट रिटायर्डीज ऑफ एनपीएस हु हैव ऑलरेडी सुपरन्यूएटेड. ठीक है, एनपीएस पे लगेगा, ओपीएस वालों पे नहीं लगेगा. ठीक है, पहली बात ही है. ठीक है, कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ यूपीएस विल अप्लाई टू पास्ट रिटायरीज ऑफ एनपीएस. एनपीएस के जो पास्ट रिटायरी है वो डिमांड कर रहे थे कि ओपीएस में लाया जाए, तो उनको यूपीएस में लाया जाएगा, जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, जो है सुपरन्यूएटेड है. ठीक है, सुपरन्यूएटेड है. तो देखिए अब पैरामीटर कंपैरिजन के भावना से देखते हैं. पैरामीटर क्या है यूपीएस का, एनपीएस का और ओल्ड पेमेंट स्कीम का. एलिजिबिलिटी,
क्या होना चाहिए यूपीएस के लिए, आप जो है इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, मतलब अगले साल, एंड अप्लाइज टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये अप्लीकेबल होगा। एंड इसमें जो होगा एस्योर्ड पेंशन जो है, एस्योर्ड पेंशन इसका होगा 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे लास्ट ड्रॉन। ठीक है, ओवर पास्ट 12 मंथ्स प्रायर टू द, अब देखो पिछला जो 12 मंथ का आपका जो एवरेज बेसिक पे रहा है उसका एवरेज निकाल के जो है इसका 50% आपका फिक्स किया जाएगा एनुअल पेंशन फॉर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर्स। इसमें क्वालिफाइंग सर्विस होगा 25 साल होगा मिनिमम, अगर आपको 50% लेना है। मान लीजिए आप जल्दी चले गए सर्विस छोड़ के, आप जल्दी चले गए, मान लीजिए कि 10 साल में चले गए, मिनिमम 10 साल तो रहना पड़ेगा, तभी आपको पेंशनेबल आप होंगे, पेंशनेबल होंगे। तो अगर आप 10 साल कर लेते हैं तो आपको जो है प्रोपोर्शनेट में दिया जाएगा, 50% नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 10 ही साल किया है तो हो सकता है आपका 10,000 भी हो, 10,000 से नीचे नहीं जाएगा, प्रोपोर्शनेट में कंडीशन में मिलेगा, क्योंकि 25 साल कर रहे हैं तो 50% मिल रहा है, तो अगर आप 15 साल करके जाएंगे तो कितना मिलेगा वो प्रोपोर्शनल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम पेंशन जो है 10,000 होगा, इससे नीचे नहीं, और मिनिमम सर्विस फॉर पेंशन 10 साल होगी, इससे नीचे आपको पेंशन नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान, 10 साल की नौकरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। मान लीजिए कि आपका डिमाइस हो जाता है, आप सर्विंग पर्सनल थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, तो आपका जो पेंशन बनेगा फैमिली का जो पेंशन बनेगा वो आपका जो पेंशन है वो जो रहेगा 60% ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन बिफोर डिमाइस। मान लीजिए कि आप ऑलरेडी पेंशनर हैं और आपका जो है मौत हो गया, आप डिमाइस्ड हो गए। ठीक है, डिमाइस्ड हो गए, आप लेते थे कितना, 50,000 मंथली पेंशन था आपका। ठीक है, लेट्स से डेटा है एक 50,000, तो आपकी जो फैमिली का होगा वो इसका 60% होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3/5, यानी कि 30,000 मिलेगा। ठीक है, 30,000 मिलेगा ये फैमिली को आपके पेंशन। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का इसमें प्रावधान है, इट फॉर्म्स है डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन डीए, आपको डीए मिलेगा। ठीक है, डीए महंगाई भत्ता आपको इसमें मिलता रहेगा, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड जो है आपको महंगाई भत्ता मिलता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडस्ट्रियल वर्कर जो उसके बेसिस पे मिलता रहता है। ठीक है, सीपीआई आईडब्ल्यू जो होता है, आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर, इसके बेसिस पे आपका जो है जो डीए बनेगा वो मिलता रहेगा। और कंट्रीब्यूशन जो है दोस्तों इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विल नॉट इंक्रीज, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो होगा वो इंक्रीज होगा, 14 से बढ़ा के 18.5% किया जाएगा, 14% से बढ़ा के 18.5% किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। कंट्रीब्यूशन सरकार बढ़ा रही है, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ रहा है आपके पेंशन में। ठीक है, अच्छा, अब इसी के पैरेलल अगर हम देखें न्यू पेंशन स्कीम में क्या था, न्यू पेंशन स्कीम जो है 2004 में आया था, प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट इनकम टू ऑल सिटीजन्स बिटवीन 18 से 65 साल के उम्र। पेंशन अमाउंट जो था ये फिक्स्ड नहीं है, लिंक्ड, मार्क्ड लिंक्ड स्कीम था ये इसमें देखिए मिनिमम पेंशन भी इसमें नॉट अप्लीकेबल था, तो काफ़ी सारी इसमें दिक्कतें थी, इसी वजह से शायद ये बेटर होगा यूपीएस जो होगा। इन केस गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, गवर्नमेंट के जो सर्वेंट है, दे हैज ऑप्टेड फॉर बेनिफिट अंडर एनपीएस, फैमिली वुड गेट बेनिफिट फ्रॉम हिज एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ अंडर एनपीएस। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई फिक्स नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड दिया जाएगा। इन्फ्लेशन वाला जो डीए था इसमें मिलता ही नहीं था। इसके अलावा जो है दोस्तों एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर सैलरी, वाइल एम्प्लॉयर जो था इसमें 14% देता था, तो यहाँ पे भी 10% एम्प्लॉय देगा, बट 14 से बढ़ा के 18.5% एम्प्लॉयर देगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा, एम्प्लॉयर यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे तो 14% था एम्प्लॉयर का, और एम्प्लॉय का था 10%, वो सेम ही है। ठीक है, अब आते ओपीएस। ओपीएस सबसे बेटर माना जाता था। ठीक है, ओपीएस की डिमांड होने लग गई थी तो यूपीएस लाया गया। खैर, ओपीएस जो है दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम कहा गया, इंट्रोड्यूस किया गया था 1950 में, दशक में, उसी दशक में, अप्लीकेबल ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लाया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी इसमें 50% जो है एश्योर्ड पेंशन दे रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल रिसीव 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी प्रोवाइडेड फिक्स्ड मंथली इनकम उनका हो, और मिनिमम पेंशन इसमें 9,000 पर मंथ था, इसमें जो है 10,000 दिया जा रहा है, बढ़ा के दिया जा रहा है। ठीक है, और फैमिली पेंशन इसमें था ग्रांटेड टू विडो या फिर विडोवर जो भी थी, दिया जाता था। एंड वेयर देयर इज नो विडो
widower to children of the government servant who entered in service in the pensionable establishment of 1/1/1964 but on or before 31/20/2003। मतलब कि कोई एम्प्लॉय मर गया तो उसका जो है अगर मान लो विडो भी नहीं है, कुछ नहीं, चिल्ड्रन ही है, तो चिल्ड्रन को नौकरी देते थे और उसको पेंशन दिया जाता था। इसमें भी डीए का प्रावधान था, डियरनेस रिलीफ विच एडजस्टेड पेंशन फॉर इन्फ्लेशन एंड ऑफर्ड ए फैमिली पेंशन टू द डिपेंडेंट्स ऑल्सो। इसके अलावा ओपीएस में जो था कोई भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं था, ठीक है, एम्प्लॉय का बिल्कुल भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, सारा का सारा जो है सरकार का यानी कि एम्प्लॉयर का ही जो है इसमें कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। आप समझ सकते हैं, मैंने तीनों बातें आपको दिखा दी कैसा है कौन सा है, बट कह सकते हैं कि अभी जो मेरा कंक्लूजन निकल के आया है कि यूपीएस जो है वो एनपीएस से बेटर है, बट ओपीएस जो था वो सबसे बेटर ही हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कंक्लूजन पे देख सकते हैं दैट यूपीएस एम्स टू कंबाइन द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ बोथ ओपीएस एंड एनपीएस सिस्टम and reintroduce the assured minimum pension. Further UPS aims to improve the financial security and quality of life for government employees and their families। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम देखेंगे दोस्तों इसी में पॉलिटी और गवर्नेंस में न्यूज इन शॉर्ट। तो न्यूज इन शॉर्ट में पहला आता है ब्लैक कोट सिंड्रोम इन कोर्ट्स क्या है। ब्लैक कोट सिंड्रोम इन कोर्ट्स क्या है, चर्चा में रहा। प्रेसिडेंट ने कॉल्ड आउट ब्लैक कोट सिंड्रोम एंड अर्ज सुप्रीम कोर्ट टू लीड विथ जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, अब ये है क्या ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या है। हाईलाइटिंग द डिले इन जस्टिस, द प्रेसिडेंट हमारी जो द्रौपदी मुर्मू मैम है, सी यूज दिस टर्म टू डिस्क्राइब एन एंग्जाइटी एक्सपीरियंस बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स इन द कोर्ट सेटिंग, कि उनको ब्लैक कोट सिंड्रोम हो जा रहा है, मतलब वो जो जा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये जो ब्लैक कोट सिंड्रोम बीमारी की तरीके से देख रहे हैं इसको। ठीक है, टर्म इज एनालोगस टू द व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, इंक्रीज इन द पीपल्स ब्लड प्रेशर इन द हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे खर्चा बढ़ जाता है ना, हॉस्पिटल में जाते व्हाइट कोट देखते ही, तो अब ये ब्लैक कोट सिंड्रोम हो गया है, तो इसी को हाईलाइट किया है मैम ने। खैर चलिए, रीजन फॉर सच परसेप्शन क्या है भैया। रीजन फॉर सच परसेप्शन हाई पेंडेंसी। अभी देखो कोर्ट्स के पास बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, कोर्ट्स के पास जो है बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। अगस्त 31 का देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है केसेस जितने पेंडिंग है वो है 82,887 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड से लिया गया है। एडिशनली डिलेज इन डिसाइडिंग सीरियस क्राइम्स लाइक रेप लीड्स टू पब्लिक परसेप्शन ऑफ इनसेंसिटिविटी इन द जुडिशियल सिस्टम। जैसे कि अभी जो हुआ था जो आपको कोलकाता का जो रेप केस था, वो भी एक बड़ा मतलब उसमें भी डिले देखा जा रहा है। फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट देख सकते हैं कि कोर्ट जो है एडजॉर्न हो जाती है लगातार, तो कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट जो है इट कॉजेज ग्रेट मेंटल एंड फाइनेंशियल प्रेशर। बोल देते हैं ना वकील साहब सीधे, कोर्ट इज एडजॉर्न फॉर दिस पीरियड, अगली सुनाई का केस ये होगा, ऐसे डेट बता देते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट है इट कॉज ग्रेट मेंटल एंड फाइनेंशियल प्रेशर स्पेशली फॉर द पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम विलेजेस टू द कोर्ट्स। एक बार आते हैं फिर एडजॉर्न हो जाता है, फिर कई दिनों बाद डेट आता है, फिर आते हैं फिर एडजॉर्न हो जाता है। इशूज विद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, फॉर इंस्टेंस ओनली 6.7% ऑफ द कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज फीमेल फ्रेंडली। ये सब मेल फ्रेंडली तो है, फीमेल फ्रेंडली बहुत कम है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स सिग्निफिकेंटली सेव द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द जुडिशरी। मानते हैं कि जुडिशरी तो साली करप्ट है, ऐसे मानने लगते हैं। खैर, तो ये जो है इसको कहा गया है, मैम ने टर्म दिया ब्लैक कोट सिंड्रोम। किस मैम ने? प्रेसिडेंट मैम ने। तो देख सकते हैं स्टेप्स टेकन टू एड्रेस दीज इशूज, क्या क्या एड्रेस लिए गए हैं, क्या क्या जो है इशूज को हटाने के लिए स्टेप्स क्या क्या लिए गए। दैट इज मॉडर्नाइजिंग जुडिशरी, मॉडर्नाइज कर दो भाई जुडिशरी को। इनिशिएटिव्स लाइक ई कोर्ट्स लाया जाए, इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट लाया जाए, टेली लॉ प्रोग्राम वगैरह, ये सब जो है मॉडर्नाइज करने के लिए जो है अल्टरनेट मोड्स ऑफ रिजोल्यूशन, जैसे कि लोक अदालत वगैरह एक ऑल्टरनेट मोड माना जाता है, जहाँ पे लोक अदालत में जो है पब्लिक सुनवाई करके जो है डिसीजन दे दिया जाता है, तो कोर्ट का बर्डन कम हो जाएगा। एड्रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स थ्रू स्कीम्स लाइक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फॉर जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर, फीमेल फ्रेंडली ज़्यादातर बनाया जाए। ठीक है, रिफॉर्मिंग लॉज टू रिड्यूस पेंडेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अप्लाइड सेक्शन 479 और भारतीय नागरिक संहिता retrospectively to first time offenders making bail accessible to the under trials also। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि भाई पेंडेंसी इससे हटेगी, बेल दे दो भाई, उससे बढ़िया है। ठीक है,
जनरेशन ऑफ प्रो बोनो कल्चर दैट इज फ्री सर्विसेज थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक न्याय बंधु प्रोग्राम वगैरह, इस तरीके से जो फ्री सर्विस दिया जाए कि वकील को जो पैसा देते हैं वो पैसा थोड़ा सा कम हो जाए लोगों में। ठीक है, तो ये हो गया पहला शॉर्ट न्यूज में। दूसरा शॉर्ट न्यूज है राइट ऑफ डिटेनू इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा डिटेंशन होता है जहां पे ऐसा लगता है कि कोई बंदे को अगर डिटेन करके रखोगे तो कोई प्रोबेबल जो क्राइम है वो बच जाएगा। सो इन जसलीला साजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ये आया था 2024 में आया था। ठीक है, जसलीला साजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024। द सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द राइट ऑफ डिटेनू दैट इज डिटेन्ड पर्सन, डिटेनू किसको कहेंगे, डिटेन्ड पर्सन को, टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो क्या किया जा रहा है इसमें, क्योंकि डिटेंशन के नाम पे, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे आप एक बंदा सस्पेक्टेड है, वो कोई क्राइम करेगा नहीं करेगा पता नहीं है, बट आपने उसके तो राइट का तो हनन कर लिया, कर ही लिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल। ठीक है, आपको सस्पेंस हुआ और आपने जो विदाउट ट्रायल केस को जो है अरेस्ट कर लिया है। सो हाईलाइट ऑफ द जजमेंट, डिटेनू हैज द राइट टू बी फर्निश्ड विद द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स relied on for such detention. ठीक है, and if there is a failure or even delay in the furnishing those documents, it would amount to denial of the right to make an effective representation under article 22(5) of the constitution. आर्टिकल जो 22(5) है, it mandates that inform detainee as soon as practicable of the ground of which detention has been made. क्या ग्राउंड है जिसपे कि आप उसको सस्पेक्ट बना के आपने अरेस्ट कर लिया, वो बताना पड़ेगा। अगर उसमें डिले हो रहा है तो आप जो है उसका फंडामेंटल राइट हनन कर रहे हो। प्रोवाइड डिटेनू द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेकिंग ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर, कि भाई मुझे नहीं लगता है कि ये सही है आपका डिटेंशन ऑर्डर, अगर मैं डिटेनू हूँ तो मेरे पास राइट होना चाहिए कि मैं भी रिप्रेजेंट कर सकूँ कि ये गलत है। ठीक है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है दोस्तों, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, आर्टिकल 22 जो 3 है, आर्टिकल 22(3) जो है, इट अलाउज द अथॉरिटी टू डिटेन इंडिविजुअल्स फॉर प्रिवेंटिव रीजन। जैसे कि लगता है कि पब्लिक ऑर्डर या फिर नेशनल सिक्योरिटी, इस बंदे को अगर छोड़ देंगे बाहर से तो डिस्टर्ब हो जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन सेफगार्ड्स, नो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ शुड ऑथराइज द डिटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ। 3 महीने से ज़्यादा किसी को आप डिटेंशन में नहीं रख सकते बिना ट्रायल के। ठीक है, अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड जो है अप्रूव करे कि भाई फर्दर डिटेंशन इसका जरूरी है। ग्राउंड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी कम्युनिकेटेड एट द अर्लीस्ट, किस ग्राउंड पे बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया गया वो भी बताना पड़ेगा। प्रोवाइड अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन, कि भाई आपको ये बता दिया कि आपको इस वजह से आपको कार्रवाई की जा रही है, आपको डिटेंशन दिया गया है, तो आप अपना ग्राउंड जो है आप अपनी अपॉर्चुनिटी लीजिए और रिप्रेजेंटेशन कीजिए कि भाई नहीं ये गलत है सही है जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है लॉज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या क्या है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत आपको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जा सकता है। अगर ऐसा है कि आपका कोई भी प्रोविजन, कोई भी काम जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन में आता है 1967 वाले में, तब भी प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट के तहत भी आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। इसके अलावा जो प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, अगर आप ऐसा करते हो तब भी आपका जो है डिटेंशन हो सकता है। आई होप आप ये सब एक्ट के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के बारे में। अगला देखिए, कहता है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट से रिलेटेड है, ये 1967 में आया था। तो एक मुद्दा चल रहा था कि क्या जो 14 डे का टाइम लाइन है फॉर ग्रांटिंग सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर यूएपीए 1967 इज मैंडेटरी या फिर डिस्क्रिशनरी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि मैंडेटरी है। इसका मतलब ये है कि जो पहले से सिस्टम चला रहा था यूएपीए में, जो कि 1967 में आया था, कि जो कोई बंदा हो सकता है कि पता चला आपको कि हो सकता है कि टेररिस्ट है या फिर टेररिस्ट एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए प्रावधान ये है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है जो कि इस जो भी इन्वेस्टिगेटर हैं जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है गवर्नमेंट को, अपना जो है पूरा एविडेंस दिया है, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो है उसको 7 दिन तक जांच करेगी कि क्या वो सही है कि नहीं है। उसके बाद वो फर्दर जो है रिकमेंड कर देगी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के पास फिर एडिशनल 7 दिन और रहता है कि डिसाइड करे कि सही में
ये सैंक्शन करना चाहिए या फिर डिनाई कर देना चाहिए कि भाई उसको अरेस्ट करो ना करो। तो ये रूल 4 में कहा गया। तो ये जो है ये काफ़ी चर्चा चल रही थी कि ये मैंडेटरी है कि डिस्क्रिशनरी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि मैंडेटरी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं। प्लिया बार्गेनिंग, प्लिया बार्गेनिंग क्या है? सो एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ओनली 0.11% ऑफ द केसेस आर रिजॉल्व थ्रू द प्लिया बार्गेनिंग इन 2022। अब ये जो प्लिया बार्गेनिंग होता है उसके बारे में थोड़ा जान लो कि प्लिया बार्गेनिंग में 100 केस गए तो 100 में से जो है एक से भी कम केस में जो है सुनवाई सक्सेसफुल हो पाई। सो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन। डिफेंस जो होता है जिसके अगेंस्ट में केस लगाया गया है, और प्रोसिक्यूशन होता है जो कि प्रोसिक्यूट कर रहा है एक बंदे को कि भाई इसने ये क्राइम किया है ये वो। वेयर एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी फॉर लेसर ऑफेंस और रिड्यूस्ड सेंटेंस। जहाँ पे जो गिल्टी है वो गुहाई लगाता है कि भाई गुहार लगाता है कि मुझे जो है थोड़ा कम सेंटेंस दिया जाए। ये 2006 में लाया गया था एज पार्ट ऑफ द सेट ऑफ अमेंडेबल ऑफ सीआरपीसी को अमेंड करके लाया गया था। इन सेक्शन 290 ऑफ जो ये भारतीय जो न्याय संहिता है, प्लिया बार्गेनिंग हैज मेड टाइम बाउंड एंड एप्लीकेशन कैन बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। कि भाई इस चार्ज को कम किया जाए, आप 30 दिन के अंदर डाल सकते हो। ऐसे आप गिल्टी अगर हो तो एप्लीकेशन जो होगा अप्लाइज ओनली टू द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय द 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इतने साल का अगर सजा है तभी ये अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। 7 साल या ऊपर से उसके ऊपर अप टू मतलब 7 साल तक की सजा में ही अप्लाई किया जा सकता है विद फर्दर रिस्ट्रिक्शन एक्सक्लूडिंग केसेस इन्वॉल्विंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन एंड सोशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इसमें तो आप लगा ही नहीं सकते। तो इसमें जो रिजल्ट जो आता है वो काफ़ी कम देखा गया है, जो कि इस जो पर्टिकुलर जो प्लिया बार्गेनिंग है उसको डिमीन करता है, कहने का मतलब है। अगला आता है दोस्तों 1.5 का 2023 अमेंडमेंट टू द रूल 3 ऑफ आईटी रूल्स। 2021 जो आईटी रूल आया था उसका 3rd रूल में अमेंडमेंट आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया 2023 का जो अमेंडमेंट था रूल 3 ऑफ द आईटी रूल्स मैंडेटिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट चेकिंग यूनिट। फैक्ट चेकिंग यूनिट का जो एस्टेब्लिशमेंट का ये प्रावधान लाया गया था रूल 3 में, उसको जो है स्ट्रक डाउन कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। वर्डिक्ट हैज बीन डिलीवर्ड इन द कुणाल कामड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024। बैकग्राउंड देख लेते। 2023 में एक अमेंडमेंट लाया गया था जो रूल 3 है 31B5 टू आईटी दैट इज इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 वाला एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज। गवर्नमेंट को ये आइडेंटिफाई करना था कि भाई फेक न्यूज पर्टेनिंग टू इट्स बिजनेस और सोशल media performs through FCU, that is fact checking unit. Such news was to be flagged and taken down by the intermediary, and failure to do would subject to intermediary to legal action and losing their safe harbor, that is legal immunity against the third party consent. In 2023 Supreme Court stayed the center's notification establishing FCU in the Press Information Bureau. आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अब इसके की ऑब्जर्वेशंस देख लो। की ऑब्जर्वेशन जो हाई कोर्ट ने दिया है उन्होंने बोला कि रूल्स आर अल्ट्रा वायर्स, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द आईटी एक्ट 2000, वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल्स 14 इक्वालिटी, right to equality, and article 19(1)(a) freedom of speech and expression, 19(1)(a)(g) freedom of practice of any profession, and 21 right to life and personal liberty. Vague does not clarify define fake or misleading news. ठीक है। Also in the absence of right to truth, a state is not responsible for providing citizens with only accurate information determining FCU. Fail to satisfy the test of प्रोपोर्शनैलिटी। ये सब की वजह से जो है इसको नल एंड वॉइड कर दिया। आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। 23rd लॉ कमीशन जो है दोस्तों, 23rd लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई है। 23rd लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर ली गई है। प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन फॉर 3 years टर्म। 3 साल के लिए ये बनाया गया है। 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बनेगा आपके एग्जाम में, कब से कब पीरियड के लिए किया गया, कौन सा है। तो 23rd लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया कितने पीरियड के लिए? 3 साल के लिए। अच्छा,
ये 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 के लिए। 23rd जो लॉ कमीशन है, इसका मैंडेट क्या है? इसका मैंडेट है कि रिव्यू करना है, रिकमेंड करना है लीगल रिफॉर्म्स टू इनहेंस द इंडियन लीगल सिस्टम को इनहेंस करने के लिए। कंपोजिशन इसमें क्या क्या है? एक फुल टाइम चेयरपर्सन है, 4 अदर मेंबर्स हैं और एडिशनल एक्स ऑफिशियो एंड पार्ट टाइम मेंबर्स भी इसमें रहते हैं। एक फुल टाइम चेयरपर्सन, 4 मेंबर्स एंड एडिशनल एक्स ऑफिशियो एंड पार्ट टाइम मेंबर्स इसमें रहेंगे। टर्म ऑफ रेफरेंस मतलब कि काम के किस संदर्भ में इनको काम करना है, तो इनको रिव्यू करना है, रिपील करना है ऑब्सोलीट लॉज को जो पुराने हो गए हैं, जो अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह गए। क्रिएट ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज फॉर सिंप्लीफिकेशन, उसमें क्या चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन द रिलीवेंस करंट इकोनॉमिक नीड्स, सजेस्ट रिपीलिंग द एडजस्टमेंट ऑफ द लॉज। लॉ एंड पॉवर्टी, एग्जामिन लॉज अफेक्टिंग द पुअर, ठीक है, एंड कंडक्ट पोस्ट इनएक्टमेंट ऑडिट्स ऑफ द सोशल इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस आल्सो। तो मेन इनका काम है कि भाई जितने भी लॉज हैं उनको चेक करेंगे, कौन सा हमें क्या अमेंडमेंट चाहिए वो भी, और पुअर को कोई अफेक्ट तो नहीं कर रहा, उसमें भी अमेंडमेंट चाहिए तो कर देंगे। रिव्यू ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज इंश्योर इकोनॉमिक डिस्पोजल ऑफ द केसेस बाय एलिमिनेशन ऑफ डिलेज एंड स्पीडी क्लियरेंस ऑफ द एरियर्स। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस, जितने भी लॉ के प्रोसेस सिंपल बनाया जाए, हार्मोनाइजिंग रूल्स एंड हाई कोर्ट्स, वेरियस हाई कोर्ट को हार्मोनाइज किया जाए, एक लाइन पे लाया जाए। डीपीएसपी को भी चेक करेंगे, एग्जामिन एग्जिस्टिंग लॉज एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? सरकार के लिए एक गाइडलाइन होता है कि किस तरीके से आपको काम करना है, डीपीएसपी में बताया गया है, ठीक है। एंड टू अटेंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेट आउट ऑफ प्रीएम्बल, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जेंडर इक्वालिटी स्ट्रेंथन करे, ऐसे लॉ चेक करें जो कि एग्जामिन और सजेस्ट करें अमेंडमेंट उसमें, ताकि जेंडर इक्वालिटी बनी रहे। किसी भी एक्ट में अगर कोई जेंडर इक्वालिटी को दिक्कत हो रही है तो वो सजेस्ट करना है। रिवीजन ऑफ सेंट्रल एक्ट्स टू रिमूव एनोमिलिटीज एंड इनइक्वालिटीज एंड एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मार्जिनलाइज्ड। ये सब जो है स्कोप ऑफ वर्क है, टर्म ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बता दूं तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है इट इज़ ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा बनाई जाती है। नॉन स्टैट्यूटरी एक्ट लाके नहीं बनाया गया है। एम इसका क्या है? रिफॉर्म करना है लॉ को टू मैक्सिमाइज जस्टिस एंड प्रमोट गुड गवर्नेंस अंडर द रूल ऑफ लॉ। इट कंडक्ट्स रिसर्च एंड प्रोवाइड्स रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन द डिफाइंड टर्म ऑफ रेफरेंसेस, जो कि मैंने आपको बताया था। हिस्ट्री क्या है? पहली जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है, पहली जो है लॉ कमीशन बनी थी 1834 में। गवर्नर जनरल था उस समय कौन? उस समय था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किसके चेयरमैनशिप में बनी थी? तो ये बनी थी लॉर्ड मैकाले। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मैकाले जो था पहला लॉ कमिश्नर था, ठीक है, वही चेयरमैन था उसका जो पहली लॉ कमीशन बनी थी। आगे बढ़ेंगे। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूटिंग ए पब्लिक सर्वेंट, कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके लिए सैंक्शन कहाँ से मिलेगा एक पब्लिक सर्वेंट को अगर प्रोसिक्यूट करना हो। सो रिसेंटली जो है गवर्नर जो है कर्नाटका के, उन्होंने अप्रूवल दे दिया इन्वेस्टिगेशन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट है। तो ये काफी विवाद चल रहा था कर्नाटक में। तो रिसेंटली गवर्नर ऑफ कर्नाटका गेव अप्रूवल फॉर इन्वेस्टिगेशन फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। बोला जाता है कि करप्शन में इन्वॉल्व है। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, जो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रांट ऑफ सैंक्शन बिफोर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट टू प्रोटेक्ट पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम द मालिशियस प्रोसिक्यूशन। ये प्रावधान है और दे दिया गवर्नर ने। Competent authority for the granting sanction is state or central government under CRPC and authority having power to remove the public servant. लीगल फ्रेमवर्क क्या है? आर्टिकल 218 जो है भारतीय न्याय नागरिक सेक्शन 218 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अर्लीस्ट कवर्ड अंडर द 197 ऑफ CRPC। और इसके अलावा जो लीगल सेक्शन एक और है, दैट सेक्शन 17A ऑफ 2018 अमेंडमेंट ऑफ एंड 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके तहत जो है सैंक्शन दिया गया है कि भाई इनको प्रोसिक्यूट किया जाए। तो काफ़ी विवाद चल रहा था, वो अलग इल्ज़ाम लगा रहे थे, ये अलग इल्ज़ाम लगा रहे थे गवर्नर साहब। अगला देखिए, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के बारे में जानेंगे। इसका शॉर्ट में बोला जाता है एसोसाई, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन proposal for removal. The President of India attended the opening ceremony of 16th Asian Organization of Supreme Audit Institution Assembly। ये
ऑर्गेनाइज किया गया था हमारे CAG के द्वारा। CAG का जो है अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है भारत के कौन है, कमेंट करके बताइएगा। नई दिल्ली में ये किया गया। एंड 148 नंबर आर्टिकल है जो इनसे रिलेटेड प्रावधान बताता है, CAG से रिलेटेड। तो यहाँ पे कहा गया अबाउट एसोसाई के बारे में, इट इज़ वन ऑफ द रीजनल ग्रुप्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1979 with 11 members. Now membership has grown to 48. The first assembly and governing board meeting held in New Delhi. India is holding the current chair of SOSI and कह सकते हैं कि at assembly the rules and regulations of SOSI were approved. इसको अप्रूव किया गया है, ठीक है। SOSI आपको समझ में आया। 16 SOSI की असेंबली हुई थी, प्रेसिडेंट ने इसको जो है ओपन किया, ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करके। आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। अगला कहता है कि इराटा के बारे में। इराटा क्या है? जुलाई 2024 में मंथली मैगजीन जो आया था उसमें आर्टिकल 1.1 स्पेशल पैकेजेस ड्यू टू द टाइपोग्राफिकल एरर इन infographic of the need for giving a special package to states. The figure of 94 lakh crore poor families was incorrectly given. Very bad. Correct information क्या है? तो ये जो है इन्होंने सुधारा है, ठीक है। किसने? विजन का ये है। करेक्ट जो फिगर है एज पर बिहार गवर्नमेंट एस्टिमेट 2.5 लाख करोड़ रुपीज ओवर जो है 5 years आर रिक्वायर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ 94 लाख पुअर फैमिलीज। तो ये इन्होंने करेक्ट किया है। खैर यहाँ पे दोस्तों जो है पॉलिटी और गवर्नेंस अक्टूबर का खत्म होता है। अगला जो टॉपिक आएगा उसको हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में कवर करते हैं। इसको जो है एक मास्टर वीडियो में डाल देता हूँ, ठीक है, पॉलिटी और गवर्नेंस का। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।